प्रदेश की राजनीति में इतना मुश्किल का दौर शिवराज सिंह चौहान के लिए कभी नहीं आया होगा। ये मुश्किल का दौर इसलिए है कि सिंधिया के सहारे मध्य प्रदेश की सत्ता पर इस बार शिवराज सिंह चौहान काबिज हुए हैं। एक दौर था जब 143 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सरकार शिवराज सिंह चौहान ने बनाई थी, लेकिन 2018 में अप्रत्याशित सफलता शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को नहीं मिली। उसके बाद कमलनाथ सरकार सत्ता में काबिज हुई, लेकिन वो 15 महीने ही कार्यकाल उसका चल सका और अंदरूनी उठापटक के चलते विधायकों ने इस्तीफा दिया, वो सिंधिया के साथ गए। उसके बाद फिर बीजेपी सरकार बना पाई, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार के लिए फिर कसमकस का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के सामने मुश्किल है कि सिंधिया समर्थकों को मंत्रिमंडल में स्थान देना, इसके साथ ही बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं उनको भी स्थान देना। पद काफ़ी कम है, लेकिन संतुष्ट सबको करना है, क्योंकि सामने है उपचुनाव और उपचुनाव में जीत ही एक सत्ता की मजबूत पूंजी को या कहना चाहिए एसेट को तय करेगी कि ये सरकार आगे चल पाएगी कि नहीं। लिहाजा अब मंत्रिमंडल की कवायद मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। अगर मैं बात करूं महाकौशल की, तो महाकौशल में कई दावेदार आ रहे हैं। महाकौशल की बात करें तो सबसे पहला दावेदार आ रहा है संजय पाठक का, जो बिजराहोगढ़ से विधायक हैं। जबलपुर काफ़ी बड़ा शहर है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई का नाम चल रहा है, और जातिगत समीकरण के रूप से देखा जाए तो अशोक रोहाणी भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। दो नामों पर मंथन चल रहा है। अगर मैं बालाघाट तरफ पहुँचता हूँ तो यहाँ पर वरिष्ठ जो विधायक हैं, जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, गौरीशंकर बिसेन लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा हम बिंद पे चलते हैं तो गिरीश गौतम, केदार शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला के नाम आ रहे हैं। इन तीन नामों में हालांकि राजेंद्र शुक्ला का नाम सबसे प्रभावी बताया जा रहा है। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में रामेश्वर शर्मा और विश्वास सारंग का भी नाम निकल कर सामने आया है। लेकिन जब ग्वालियर में जाते हैं तो बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रद्युमन सिंह तोमर जैसे नाम भी शामिल होते हैं। मंदसौर की बात करें, हरदीप सिंह डंग, प्रभुराम चौधरी जैसे नाम भी सामने निकल के आते हैं, जिनको लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है। सबसे बड़ा यही संकट है कि जो इस्तीफा देके बीजेपी में आए हैं उनको मौका दिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्योंकि उपचुनाव में कुछ ना एक ऐसा एजेंडा होना चाहिए। अगर वो मंत्री पद के रूप में जाते हैं, हो सकता है जनता उनका सपोर्ट करे और चुनाव जो हो बेहतर हो, क्योंकि चुनौती उनके लिए भी ज़्यादा है और सिंधिया का भविष्य भी उनसे ही टिका हुआ है। अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो सागर में कई ऐसे बड़े नेता हैं। अगर बात करें हम गोपाल भार्गव की, भूपेंद्र सिंह की, जो कि बड़े नाम हैं। इंदौर की अगर बात करें तो तुलसी सिलावट को वहाँ पर मौका दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा नाम वहाँ पर और भी चल रहा है कि क्या रमेश मंदोला, उषा ठाकुर को भी स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी ऐसे नाम लिस्ट में शामिल हैं जिन पर मंथन चल रहा है। वरिष्ठता के क्रम को देखा जाए कि जो पार्टी का त्याग करके बीजेपी में शामिल हुए हैं उनका देखा जाए। फिर राज्यसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन सबसे बड़ा कसमकस का दौर चल रहा है इस समय मंत्रिमंडल का विस्तार का है। अलग अलग क्षेत्र से ये देखना है कि वरिष्ठता क्रम में हम किसे रखेंगे और जो सिंधिया गुट से आए हैं उनको किस में रखेंगे। दोनों को संतुष्ट करना बेहद मुश्किल हो रहा है। संघ के पास भी मंथन हो रहा है, दिल्ली में केंद्रीय समिति भी इसका मंथन कर रही है। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष सभी जुटे हुए हैं। सबसे बड़ा डर ये है कि अगर वरिष्ठता क्रम को हम दरकिनार करते हैं तो बीजेपी के अंदरूनी खाने ही विरोध के स्वर निकलने लगेंगे, जो कि बेहद मुश्किल होगा। खासकर फोकस किया जा रहा है ग्वालियर पे। ग्वालियर में अरविंद भदौरिया का भी नाम चल रहा है, उनको रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, उस पर भी मंथन चल रहा है। जहाँ जहाँ उपचुनाव होना है वहाँ के लिए ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और ऐसे चेहरों को रखे जाने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ का फ़ायदा हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा और वरिष्ठता के क्रम को दरकिनार किया जाएगा, उसमें भी बात आ जाएगी। यानी समझा जाए कि सबसे बड़ा जो मंथन का दौर है वो सिंधिया खेमे से चल रहा है। सिंधिया खेमे के सभी जो विधायक जो थे, जो इस्तीफा दे चुके हैं, उनमें से ज़्यादातर मंत्री पद चाहते हैं। इमरती देवी तो खुलेआम बोल चुकी है कि मुझे मंत्री पद चाहिए। ऐसे और भी तमाम नाम हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर तो चप्पल ही नहीं पहन रहे हैं और ऐसे तपस्या कर रहे हैं। लिहाजा इस पूरे समीकरण पे अगर मैं नज़र दौड़ाता हूँ तो वरिष्ठता और सिंधिया खेमा, इन दो खेमों के बीच ही लड़ाई चल रही है मंत्री पद की। और
इसमें अगर समन्वय बना लिया गया तो सब ठीक रहेगा, और अगर समन्वय स्थापित नहीं होता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल का दौर होने वाला है, क्योंकि विद्रोह होगा ही होगा। इतना ज़्यादा आप दरकिनार करेंगे, आप सोचें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पार्टी ने बड़े वरिष्ठ नेताओं को सब कुछ दिया, लेकिन ये जो मंत्री पद होता है कहीं न कहीं वो ज़्यादा मायने रखता है। आखिर सिंधिया भी जिस तरह से उन्होंने एक अलग ही रंग मध्य प्रदेश की राजनीति में दिखाया, उसका परिणाम भी सत्ता ही था। वो राज्यसभा में जाना चाहते थे, हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनको स्थान दिया जाए बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। और चुनाव के वक्त क्या तैयारी होगी, लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उस चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। उस पूरी रूपरेखा को बनाकर देखा जाए तो पूरे रंग आपको मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। हम भी देखते हैं कि आखिर इस मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा, किन मुसीबतों के दौर से अब बीजेपी गुजरेगी, कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जिस तरह से मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना चाहिए, लेकिन अभी कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। ये बात है कि लिस्ट बनती है, फाइनल होती है, फिर उसमें नाम जुड़ते हैं और कश्मकश जारी है। विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी।